आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी अहम, महत्वपूर्ण और आवश्यक पॉडकास्ट रहेगा। आज मैं चित्त की भूमियों के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं पहले ही आपको आगाह कर देता हूँ। ये एक फंडामेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है जो कि और पॉडकास्टों में ऊपर आएगा। चित्त की भूमियाँ। आपने पतंजलि के मुंह से सुना होगा चित्त वृत्ति निरोध। जो लोग पतंजलि योग सूत्र पार्ट 1 सुनते आ रहे हैं उन्होंने कई बार मेरे मुंह से भी ये सुना होगा चित्त वृत्ति निरोध। तो वृत्तियाँ क्या होती हैं, चित्त क्या होता है और 5 भूमियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में आज डिस्कशन होगा। अगर ये आप जान गए तो आप काफ़ी चीज़ें माइंड के बारे में क्लियर हो जाओगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि चित्त क्या होता है। चित्त यानी जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, स्मृतियां, ये मिला के जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको चित्त बोलते हैं। चित्त वृत्ति, अब जो वृत्ति है उसको बोलते हैं एक्टिविटी, यानी जो मूवमेंट चल रही है, अलग अलग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां मन में होती रहती हैं, उन गतिविधियों को वृत्ति बोलते हैं। निरोध मतलब होता है कि किसी चीज का स्टॉपेज करना, रोक लगाना। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी जो चित्त में उठ रही वृत्तियां, यानी जो तरंगे हैं, यानी जो वो एक्टिविटी ऑफ माइंड है, उसका निरोध करना, उसका स्टॉपेज करना। मैं बार बार इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग कोई सेकंड क्लास के बच्चे तो है नहीं जो मैं एक एक चीज बार बार एक्सप्लेन करूं। तो एक बार मैं समझाऊंगा तो एक बार में ही समझना है, ठीक है। तो अब आते हैं कि अगर ऐसा मामला है तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि चित्त वृत्ति निरोध क्या होता है। अब आते हैं कि जो एक्टिविटीज है ये अनेकों प्रकार की होती हैं। अनेकों मतलब पतंजलि ने इसको 5 प्रकार की भूमियां बोला है। इस भूमियां को हम बोलते हैं स्टेट। जब भी आप जग रहे हो या अगले दिन आप जगे या उसके अगले दिन आप जगे, उसके अगले दिन आप जगे, सो के उठे, तो आप इन 5 प्रकार की एक अवस्था में जगते हैं। और ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये चेंज होता रहता है। हो सकता है दोपहर तक आते आते कोई दूसरा स्टेट ऑफ माइंड हो जाए। तो आपको क्या करना है, जब मैं बात कर रहा हूं स्टेट ऑफ माइंड की, तो आपको ये देखना है कि एक बार ये 5 प्रकार की जो स्टेट्स हैं, ये जो भूमियां हैं, एक बार हमने इन भूमियों को जान लिया तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आज मैं कौन सी भूमि में हूं। तो चित्त वृत्ति निरोध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर इसका निरोध नहीं होगा तो योग की शुरुआत नहीं होती है। योग मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो योग की शुरुआत नहीं होती। तो अगर आप अपनी जिंदगी में बैलेंस चाहते हैं, संतुलन चाहते हैं, या आप अपने संस्कारों को खत्म करना चाहते हैं, अपनी वासनाओं को, अपने डिजायर्स को खत्म करना चाहते हैं, अपनी स्मृतियों को खत्म करना चाहते हैं, तो ऑल्दो इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है, बट पतंजलि ने बात करी है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर आपके अंदर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है तो लॉ ऑफ डुअलिटी के हिसाब से डिलीटिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए। कि मान लो आपका जो स्कूल का नाम है वो आपको याद है, अब उसको आप भुलाओगे कैसे? भुला नहीं सकते। लेकिन एक्चुअली में लॉ ऑफ डुअलिटी के हिसाब से डिलीटिंग मैकेनिज्म भी होता है। अब वो थोड़ा सा मिस्टिकल हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की जो समस्या है वो बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल की समस्या है। पतंजलि इसको बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल की समस्या बोलते हैं। पतंजलि कहते हैं ये सब फालतू की चीजें, ये जो लोग परेशान हो रहे हैं ये सब 2 मिनट का काम है खत्म होने का। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि 5 प्रकार की जो भूमियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा कि एटलीस्ट किसी ने, कोई इस दुनिया में एटलीस्ट इसका
उल्लेखन करके गया है, वर्णन करके गया है। और क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे आप कुछ डिस्कवर करते हो तो आपको लगता हो सकता मैं गलत हूँ, कभी कभी हल्का हल्का संदेह होता है, लेकिन जब वो कोई चीज़ कोई बड़ा महापुरुष लिख के चला जाता है और आप वो पढ़ते हो तो आपको लगता है यार मैंने तो कमाल कर दिया। मतलब नॉट ऑन द ईगो बट मतलब फिर भी एक होता है कि यार मतलब एटलीस्ट कुछ तो लाइफ में किया जिंदगी में। तो 5 प्रकार की जो भूमियां हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन चालू होने वाला है। तो अगर आपकी अवेयरनेस कम है तो इस पॉडकास्ट को बंद कर दें। अवेयरनेस अगर आपकी अच्छी है तो ठीक है, और अगर आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं तो ही इस पॉडकास्ट को सुने, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई लोग मेरे को ईमेल करते हैं और कुछ ईमेल्स में किसी के क्वेश्चंस आते हैं, सर ये नहीं पता, वो नहीं पता, ये नहीं पता। तो देखिए, मैं नॉर्मल गुरुओं की तरह नहीं हूँ कि आप कोई क्वेश्चन पूछो और उसके बाद मैं वो क्वेश्चन उठाऊं फिर आपके कहने पर वो क्वेश्चन करूं। अभी रिसेंटली एक मैंने क्वेश्चन उठाया था, तो क्वेश्चन मैंने किया लेकिन 50 और क्वेश्चन खड़े हो गए। तो उन्होंने पूछा हमें लोनलीनेस हो रही है, तो मैंने कहा लोनलीनेस के ऊपर तो ऑलरेडी मैं पॉडकास्ट कर चुका हूं और कई बार कर चुका हूं, एक बार नहीं किया हूं। तो वो कहती हैं कि हमारा आपके पॉडकास्ट सुनने से कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा मैंने कब कहा कि मेरे पॉडकास्ट सुनने से कुछ हो ही जाएगा। मेरा पॉडकास्ट सिर्फ आपको समझने में हेल्प करता है कि माइंड क्या है, बॉडी क्या है, बाकी इम्प्लीमेंट तो आप ही को करना पड़ेगा ना। अगर हो पाता तब तो मेहनत मैं करता, पूरी दुनिया को लाभ होता तो इतना अच्छा हो जाता, सोचिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो बोलती है कि लोनलीनेस जा नहीं रही। तो लोनलीनेस क्यों हो रही है आपकी? आप पहले ये देखिए कि लोनलीनेस हो क्यों रही है। क्या लोनलीनेस इस वजह से हो रही है कि कोई स्ट्रेस है? क्या लोनलीनेस इस वजह से हो रही है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं और मेरा कोई दोस्त नहीं है? क्योंकि लोनलीनेस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आपको देखना है कि कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है लोनलीनेस की। जैसे कि आपने बताया, ये जो मोहतरमा जिन्होंने मैसेज किया था, वो कहती हमने कभी प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि हमारे घर में कोई जगह नहीं है प्रैक्टिस करने की। प्लस जहाँ मैं रहती हूँ वो पीजी है, तो वहाँ भी जगह नहीं है मेडिटेशन करने की। तो भाई जगह नहीं है तो पैसे इकट्ठा करो, 400-500 रुपये का ओयो रूम लो और जाके उसमें जाके मेडिटेशन करो। पैसे नहीं है तो सुबह 5 बजे उठो, पार्क में जाओ, 6 बजे जाओ पार्क में, वहाँ पे मेडिटेशन करो। और देखिए, अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे घर में, हमारा छोटा सा घर है, तो मेरे घर वाले भी उसमें हैं, पापा हैं, मम्मी है, भाई हैं। अब सुबह सुबह तो जगते नहीं है कोई, तो मैं घर गया हुआ था 3-4 दिन के लिए और मुझे मेडिटेशन और योगा वगैरह करना था। तो पूरे दिन तो हल्ला गुल्ला होता रहा, तो कुछ नहीं हो पाया। तो सुबह जब मैं उठा तो मैंने कहा कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, 11 बजे 12-10 बजे सो। 5 बजे मैं सुबह उठा और दूसरे कमरे में चला गया, और इधर वाले कमरे में मेरे मम्मी पापा सो रहे थे, ठीक है, और दूसरा वाला जो रूम था वहाँ पे मेरा भाई सो रहा था। तो मैं बाहर हॉल में जाके मेडिटेशन करने लगा। वहाँ पे मैंने अपना बचाया और मैं हॉल में आराम से बैठा, और लाइट वाइट थी नहीं, बंद कर दिया। 5 बजे अंधेरा होता ही है। 1 घंटा मैंने मेडिटेशन किया होगा, आधे घंटे। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं निकलता है, कि घर में कोई नहीं है, ये पीजी वाले जो हैं वो नाटक कर रहे हैं, पीजी में 6-7 लोग हैं, वो देखने लगेंगे कि ये क्या कर रही है। अरे सुबह उठो, अगर तुमको इतनी शर्म आ रही है तो रात में बता दो कि भाई मैं कल सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करना है। तो अगर कोई सुबह उठ के देखेगा भी तो आपके ऊपर हंसेगा नहीं, क्योंकि आप पहले ही उसको आगाह कर चुके हो। ठीक है,
तो ये सब फालतू की बातें होती हैं, मेडिटेशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब जो करने वाला। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। मैं जब कॉलेज में था तो आई वॉज यू नो मैं कॉलेज में था, तो मैं क्लिनिक जाता था, पेशेंट्स देखता था, शाम को आता था 5 बजे और 5:30 बजे तक मैं आराम करता था। 5:30 से 6:30 मैं हॉस्टल में अकेले था और मेडिटेशन करता था। कभी कभी मेरा रूममेट होता था, लेकिन वो 8 बजे आता था। तो अब 8 बजे वो आ रहा, तो मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम है। 5:30 से 6:30 मैंने मेडिटेशन किया, थोड़ा बहुत संदीप महेश्वरी जी को सुना, उस वक्त मैं काफ़ी सुनता था। चलो आधे घंटे मेडिटेशन किया, आधे घंटे संदीप को सुन लिया, फिर अपना 6:30 बजे निकल गए बाहर। वहाँ पे BQ कैंटीन होती थी, कैंटीन में लड़कों के साथ मटर गश्ती हो रही है। उसके बाद वहाँ पार्क में चले गए, वहाँ पे चाय वाय पी लिया, मटर गश्ती हो रही है ना। फिर वही 10 बज जाता था, 9-10 बजे खाना खा लिया। फिर 10 बजे के बाद बाहर पार्क में बैठे, वहाँ मटर गश्ती हो रही, अपना काम किया, उसके बाद मटर गश्ती किया। ठीक है, तो इतना कुछ जब होता था, उसके बाद भी जब मैं कर लेता था, तो प्रॉब्लम क्या है ना आप लोग को अभी तक पता नहीं है कि बाहर कुछ नहीं, बाहर अभी एग्जैक्टली बाहर कुछ नहीं है। जो मोहतरमा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, इनको अंदर से डाउट है कि बाहर कुछ है, तभी ये पहली प्लेस पे किसी और लड़के से प्यार कर रही हैं या बात कर रही हैं। क्योंकि मुझे जब क्लैरिटी थी अच्छे से कि बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर कर लिया था, तब जाके मैं अंदर आ पाया। चक्कर क्या है कि तुम लोग जब करने चलते हो ना, तो तुम लोग को शक होता है, तुम लोग को संदेह उठता है, तुम लोग को स्केप्टिसिज्म उठता है, डाउट उठता है। वो डाउट ये है कि यार ये अंदर तो ठीक है, ये बोल तो रहा है पार्थ, लेकिन हो सकता है बाहर भी कुछ हो। अब पहले अच्छे से बाहर एक्सप्लोर कर लो। अब बाहर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी तुम्हें, कहीं घूमना है, किसी से प्यार करना है, किसी के साथ संभोग करना है, जो तुम्हें करना है करो। उसके लिए तो मैंने कभी रोका नहीं। मैं उस टाइप का गुरु तो हूं नहीं कि मैं किसी को बोलूँ। गुरु बोलना सही भी नहीं होगा, मैं मेंटर नहीं हूं उस टाइप का। ठीक है, तो मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं कि आप मेरे आके क्वेश्चन पूछोगे और मेरे से क्वेश्चन पूछो और मैं आपका जवाब देने लगूंगा। ठीक है, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं। मैं आपको सिंपल बताता हूं, आदमी अपना मुंह खोलता है, मुझे उस आदमी का भूत भविष्य वर्तमान दिख जाता है। जब आदमी प्रश्न पूछ रहा होता है तो उस प्रश्न में उसकी इंटेंसिटी दिखती है। अगर वो इंटेंसिटी एक लेवल के ऊपर है तो मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा, नहीं है तो मैं उस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि कई लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। एक मोहतरमा आई, पूरे दिन रील देखती रहती है, रील बनाती रहती है। वो मेरे से आके क्वेश्चन पूछती है, वैराग क्या होता है? मेरे जान पहचान में है, और मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा, उसके एक्शंस ऑब्जर्व किए। पहले ही मैं कर रहा था क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है वो, तो मैं देखता रहता था ऐसे ही। एकदम से वो आई, कहती आप संदीप महेश्वरी के यहाँ गए थे? मैंने कहा हाँ मैं गया था। अच्छा मुझे भी जाना है। मैंने कहा हाँ जाओ, क्या दिक्कत? ठीक है जाइए। तो मैंने कहा सवाल क्या पूछोगी? तो बोलती है वैराग क्या होता है। और पूरे दिन रील बना रहे हो, आईफोन से रिलेटेड तुम कॉमेडी वीडियो डालते हो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। वो आईफोन 15 से रिलेटेड कॉमेडी वीडियो है। वो कॉमेडी वीडियो में क्या बता रहा है कि एक लड़का आया, वो आईफोन वाले ओनर से बोलता है कि सर इस बार अपडेट में क्या लाना है, इस बार अपडेट में थोड़ा कैमरा सही कर दे, चिप सही कर दे, टाइटेनियम की वो लगा दे। इस तरीके के स्टेटस तुम डाल रहे हो अपने व्हाट्सएप में। उसके बाद आके मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है वैराग क्या होता है। वैराग तो नहीं मिलेगा, 3-4 डंडे अलग पड़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं। क्योंकि आपका स्टेटस ये दिखा रहा है कि यू आर अट्रैक्टेड टू आईफोन, आपका स्टेटस ये दिखा रहा है कि आप मटेरियल में हो, और आप बात कर रहे हो वैराग की। वैराग मतलब क्या होता है? बियॉन्ड डिजायर। वैराग मतलब होता है वो जिसके ऊपर किसी भी तरीके के कोई भी वासना, कोई भी मंगल ग्रह पे आदमी भेजने की वासना ना हो। तो मैं तो इलॉन मस्क को भी क्वेश्चन कर रहा हूं
क्योंकि अगर आप मंगल ग्रह पे ही भेज रहे हो तो आपने कुछ उखाड़ नहीं लिया जिंदगी में, आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर लिया, क्योंकि आपने जब जिस आदमी ने खुद को नहीं जाना उस आदमी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हो तब आपको ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सब बेवकूफ लगते हैं। और सांसारिक दृष्टिकोण जो है उससे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत रिस्पेक्टफुल लगेंगे लोग। तो आध्यात्मिक आदमी जो है, जो रियल अध्यात्म में गड़ा हुआ है, वो आदमी कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि भैया इलॉन मस्क ने कुछ उखाड़ दिया। उखाड़ा है सांसारिक लेवल पे, ठीक है। जेफ बेजोस ने, जो लोग जेफ बेजोस को पूछते हैं, लोग इलॉन मस्क को पूछ रहे हैं। इलॉन मस्क का डाइवोर्स हो गया है 2 बार। एम्बर हर्ड यानी जॉनी डेप जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के एक्टर हैं, वो उनकी गर्लफ्रेंड रही हैं। आप बैकग्राउंड क्यों नहीं देखते हो? तो लोग कई बार मेरे से कहते हैं कि आप सिंगर्स की पूजा करते हो। मैंने कहा मैं सिंगर्स की पूजा नहीं करता। क्यों करूंगा मैं सिंगर्स की पूजा? अगर मैं सांसारिक दृष्टिकोण से देखूं तो मैं सिंगर्स की पूजा करूं, लेकिन जब मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता हूं तो किशोर कुमार ने 3 शादियां करी थी। अब वो शादी गलत सही गलत की बात नहीं है, बात यह है कि आपको समझ में नहीं आया एक शादी करके। उससे समझ में आ रहा है कि आप कितने मेटेरियलिस्टिक थे, ठीक है। आप हार्ट अटैक से मर रहे हो, आप कैंसर से मर रहे हो, है ना। तो अगर अब ये कई लोगों को शायद बुरा भी लगे इसमें, लेकिन कई लोगों को शायद समझ नहीं आएगा इसमें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हार्ट अटैक से मर गए तो अरे यार तो कितना बेकार आदमी था, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिंपल सा ये कह रहा हूं कि आप पूरी जिंदगी गाना गाते रहे, डांस करते रहे, मंगल ग्रह पे इंसानों को भेजते रहे, ये लाइफ नहीं है। इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पहले भी यही कर रहे थे और अभी भी आप वही कर रहे हो। पैशन को फॉलो करना सांसारिक दृष्टिकोण से एक रिस्पेक्टफुल चीज है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस चीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसीलिए ओशो के पास ये लोग पड़े रहते थे, कृष्णमूर्ति के पास कई लोग पड़े रहते थे, बड़े से बड़े मिलियनेयर। सदगुरु के पास बड़े से बड़ा बिलियनेयर पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उनको वो पता चल चुका है कि भाई यहां कुछ नहीं है, लेकिन वो बता नहीं सकते, तो वो सदगुरु के पास आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, वहां आ रहे हैं। तो मैं उस टाइप का मेंटर नहीं हूं। लोग मेरे सवाल पूछते हैं कि भाई ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। भैया वो ऑलरेडी कवर अप हो चुका है कई बार। आप ये सवाल अगर पूछ रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं हो, गंभीर नहीं हो। तो सिंपल सी चीजें हैं जो यहां पे क्लियर करने की जरूरत है। मैं संदीप महेश्वरी नहीं हूं कि आप आओगे और पुराने सवाल उठाओगे और मैं बताने लगूंगा। बताने को मैं बता दूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बात यह नहीं है कि मुझे बताना पड़ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरी मेहनत लग रही है, मेरे को आलस आ रहा है। नहीं, मेरे को गुस्सा इस बात का आता है कि आप बेइज्जती कर रहे हो, आप इंसल्ट कर रहे हो। जब एक टॉपिक 50 बार कवर हो चुका है तो मैं आपसे क्यों बात करूं? इसका मतलब है कि आप गंभीर नहीं हो, और गंभीर नहीं है तो प्रश्न गंभीर नहीं है। प्रश्न गंभीर नहीं है तो आपको उत्तर मिले ना मिले, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिस इंसान का प्रश्न गंभीर है, तीव्र है, उस इंसान को उत्तर मिलना ही मिलना है, और उस इंसान को उत्तर चाहिए। अगर उसको उत्तर नहीं मिलेगा तो सफरिंग होगी। आपको उत्तर मिले ना मिले उससे कोई सफरिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको उस प्रश्न की इंटेंसिटी नहीं है उसके अंदर। चक्कर क्या है सारा का सारा? प्रश्न में कितना ज्वलंत है, कितना ज्वाला है प्रश्न में, वो प्रश्न पूछते ही पता चल जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर जानेंगे, ये जानेंगे, वो जानेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, शुरू में कई प्रश्नों के जवाब मुझे नहीं मिले, तो क्या अब मैं संदीप महेश्वरी के सेशन में अप्लाई करता रहूं, या फिर संदीप महेश्वरी से 2 चीजें मैं चुराऊं, कृष्णमूर्ति से 2 चीजें मैं चुराऊं? वो 2 चीजें क्या थी? ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग। इससे पहले भी एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जो इंटेलिजेंस ये स्वीकृति कर सके या आइडेंटिफाई कर सके कि इस दुनिया में कुछ नहीं। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, मेरी बातों को अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। चित्त की 5 भूमियों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा सा सीरियस लें। नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
पतंजलि कहते हैं कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ माइंड। चित्त की 5 स्टेट्स होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। सबसे पहली है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र और पांचवी है निरुद्ध। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षिप्त क्या है। देखिए, इस अवस्था में जो क्षिप्त अवस्था होती है, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण मतलब होता है जो आदमी राज करना चाहता हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना चाहता हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पायलट बनना चाहता हूं, मैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म, मुझे मिस्टर ओलंपिया बनना है, मुझे इंडिया को वर्ल्ड कप लेके जाना है, मुझे सबसे अच्छा क्रिकेटर बनना है। यह है रजोगुण में प्रधानता। और तमोगुण और सत्वगुण की जो गौण रूप जो अवस्था है वो इसमें कम रहती है। यानी जो तम है, तमस मतलब क्या? आलस्य, सेक्स, इंद्रिय तृप्ति, ये सब तम में आएगा। इस अवस्था में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म, ज्ञान, मोह आदि के साथ साथ धर्म, अज्ञान आदि में चित्त प्रवृत्त रहता है। राग द्वेष, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद नहीं है। मुझे डांसिंग पसंद है, पर डांसिंग के सक्सेसफुल होने के लिए मुझे मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, मुझे मार्केटिंग पसंद नहीं है। मुझे कुमार सानू पसंद है, लेकिन मुझे अरिजीत सिंह पसंद नहीं है। मुझे पढ़ाई करना पसंद है, पर मेरे को बायोलॉजी पसंद नहीं है। मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे केमिस्ट्री पसंद। राग द्वेष, डिसलाइक, एक्सट्रीम लाइक, एक्सट्रीम डिसलाइक, ये इसमें बना रहता है। तो ये ज्यादातर लोगों की अवस्था होती है। इसमें इलॉन मस्क आते हैं, जेफ बेजोस आते हैं। ये अवस्था होती है क्षिप्त। इसमें आदमी रजस में ज्यादा जीता है कि मुझे दुनिया पे राज करना है। रजोगुण की प्रधानता होने के कारण चित्त किसी एक विषय में स्थिर नहीं हो पाता, निरंतर क्रियाशील बना रहता है। मतलब क्या? अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अच्छा, ये अचीव हो गया, दिल्ली में ये हो गया, अब मुझे मुंबई में लेके जाना है बिजनेस को, अब मुझे कोलकाता में लेके जाना है बिजनेस को, अब मुझे ऑल ओवर इंडिया करना है। जैसे प्रफुल्ल MBA वाला, विवेक बिंद्रा, ये सब क्षिप्त में आते हैं। ठीक है, इसमें सत्व जो है वो बहुत कम होता है और तमस बहुत कम होता है। यानी ये लोग बैठेंगे नहीं कभी, ये बैठ के मैथुन नहीं करेंगे, ये रशियन नेपाली का संभोग नहीं करेंगे, इनके अंदर ऐसी बातें नहीं होंगी चल सुट्टा मारते, इनके दारूबाजी नहीं होगी, कम होगी, बहुत कम होगी। मैक्सिमम टाइम ये लोग अपने आप, जो रस इनको मिलता है वो रजस से मिलता है। मुझे दुनिया में राज करना है अपनी फील्ड में। ठीक है, ठीक है। ये एक विषय प्राप्त हो जाने पर तुरंत दूसरे विषय की ओर दौड़ने लगते हैं। इस कारण चित्त में दुख उत्पन्न होता है। क्षिप्त अवस्था में तमोगुण जब सत्व को दबा देता है, तब अधर्म, अज्ञान आदि में चित्त प्रवृत्त होने लगता है तथा सब तत्व तम को दबा देता है। तब चित्त धर्म के कार्यों में, ज्ञान के कार्यों में प्रवृत्त होता है। यह अवस्था साधारणतया सांसारिक व्यक्तियों की है। साधारण व्यक्तियों में यह अवस्था होती है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे ये करना है, मुझे व्हाटएवर। ठीक है, ये होती है पहली अवस्था, जिसको बोलते हैं क्षिप्त। दूसरी अवस्था जो है वो है विक्षिप्त। या कह सकते हैं दूसरी अवस्था को हम अगर बोलते हैं मूढ़। मूढ़ पहले देखते हैं। मूढ़ अवस्था क्या होती है कि इसमें तमस जो है वो सुप्रीम रहता है। मतलब क्या? लेटे रहो, हिलाते रहो, काम नहीं करना, सट्टा लगाएंगे। IPL में सट्टा आया, वर्ल्ड कप आ रहा, सट्टा लगाओ, सट्टा लगाओ, सट्टा। उसके बाद वो सट्टे से बाइक खरीदो, बाइक करो, रशियन नेपाली का संभोग करो। उसके बाद यहां जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो। मतलब या तो ये अपने मुंह पे जीते हैं या तो अपने लिंग पे जीते हैं। ये दो चीजें होती है। नहीं तो स्लीप, निद्रा, मेडिटेशन का कोई नामो निशान नहीं है।
मेहनत नहीं करना, परिश्रम नहीं करना, ये सब मूड में आता है। तो ये अवस्था होती है। तो अब ये अवस्थाएं जो हैं ये बदलती रहती हैं इंसान में। ऐसा नहीं है कि एक इंसान एक अवस्था में पैदा होता है और उसी में रहता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारे अंदर एकदम से क्षिप्त आ जाता है, क्षिप्त एक्टिवेट हो जाता है, कभी कभी मूड एक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिकली ये दो स्टेट्स है जिसके बारे में आपका माइंड जो है वो रहता है। कभी एकदम क्षिप्त हो जाएगा कि अब मुझे काम करना है, फिर एकदम से कभी कभी मूड हो जाएगा। तो ये अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो अगर आप छोड़ दोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तो ये अवस्था की साइकिल चलती रहती है, ऑटोमेटिक साइकिल चलेगी। जैसे मंडे को उठे आज मूड है, ट्यूसडे को उठे आज क्षिप्त है, फिर मूड है, फिर क्षिप्त है। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मूड एक्टिवेट होता जाता है। मूड यानी तमस एक्टिवेट होता जाता है। मूड मतलब डंकी माइंड, सबसे पहले ये बता। क्षिप्त मतलब होता है मंकी माइंड। मंकी मतलब मरकट। मंकी माइंड इधर से उधर दौड़ता रहता है, दैट इज क्षिप्त। मूड मतलब डल। मंकी माइंड मतलब उनको क्वेश्चनिंग नहीं करनी, उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, बैठे रहो, दिमाग नहीं लगाना किसी चीज़ में, बुद्धि का उपयोग सबसे कम होता है, मन के हिसाब से चलते हैं, जो मन कर रहा है वो करेंगे। तो ये अवस्था होती है मूड की अवस्था। इसके बाद जो अवस्था होती है वो होती है विक्षिप्त। ये काफ़ी अच्छी अवस्था है, ये स्टेट है माइंड की जो अवस्था है, इसको स्टेट बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड। दोनों के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो विक्षिप्त जो है वो ज़्यादा बेटर है क्षिप्त और मूड के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो पहले हमने क्षिप्त देखा, फिर हमने मूड देखा, अब हम देख रहे हैं विक्षिप्त। दोनों के कंपैरेटिवली अगर अपेक्षा करी जाए दोनों की, दोनों की अपेक्षाओं में विक्षिप्त जो है वो उत्तम कोटि की है, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था में सत्व गुण बना रहता है, रज व तम गुण जो है वो कुछ कम हो जाता है। जैसे आपके अंदर से राग द्वेष खत्म होने लगेगा, लोभ मोह खत्म होने लगेगा। इस अवस्था में सत्व गुण के बने रहने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म, वैराग्य, ज्ञान एवं ऐश्वर्य में होती है। ये अवस्था कई बार मेरे साथ हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेडिटेशन करके उठा तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर बल आ जाता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मेरे अंदर जो डर है, बेचैनी है, वो ख़त्म हो जाती है और मैं वो चीज़ कर पाता हूँ जो इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जिसको हम द्वेष बोलते हैं, राग द्वेष। तो वो जो द्वेष है, राग जो है, वैसे तो अगर क्षिप्त में देखते हैं तो राग राग रहता है, राग राग मतलब मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। लेकिन मेडिटेशन करने के बाद, यानी जो अगर जब आप साधना करते हो उसके बाद क्या होता है कि लंबे समय की साधना के बाद आप देखते हो माइंड पे आपका कंट्रोल आने लगता है। माइंड वो करने लगता है जो आप चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल घोड़ा आपके ऊपर सवार है या आप घोड़े के ऊपर सवार हो, तो क्षिप्त में घोड़ा आपके ऊपर सवार है, आपसे वो करवा रहा है जो आपके संस्कार है, जो आप लेके पैदा हुए हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिंगर पैदा हुआ है तो वो आजीवन सिंगिंग करता रहेगा, उसको लगता है, और ये संसार जो है वो रीइंफोर्स करता है कि अपना पैशन फॉलो करो, अपना पैशन फॉलो करो। लेकिन यहां पे पतंजलि ये बात नहीं कह रहे हैं, यहां पे ये कह रहे हैं कि आपके अंदर क्या ये बटन है, आपके पास क्या ये स्विच है कि अगर आज मुझे सिंगिंग नहीं करनी है, आज मुझे मार्केटिंग सीखनी है, तो क्या आपके पास है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आईएएस बनने के लिए पैदा हुए हो, आप आईपीएस बनने के लिए पैदा हुए हो, आप ये करने के लिए पैदा, आपकी एक हैबिचुअल पैटर्न है जो आप लेके पैदा होते हो। क्या आप उस हैबिचुअल पैटर्न से बाहर आ सकते हो? नहीं आ सकते। लेकिन संसार क्या कहता है? संसार कहता है अपने पैशन को फॉलो करो। तो संसार घोंचू है। आपके पास हर वो विकल्प होना चाहिए, जब आप चाहो तब आपका माइंड, जहां आप दिशा इशारा करोगे वहां माइंड चलना चाहिए। लेकिन माइंड कहां चलता है? हैबिचुअल पैटर्न्स में, कि मैं सर्जन हूं, मैं एक सर्जन हूं तो मैं पेंटिंग नहीं कर सकता। तो विक्षिप्त में क्या होता है कि सत्व जो है वो जब बढ़ जाता है, यानी जो सत्व जो है वो, अगर आपके मन में जो सत्व है, देखिए अगर आप पैदा होते हो ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 60% सत्व रहता है, 20% आपका ये तमस और रजस रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तमस जो है वो एक्टिवेट होता जाता है ज्यादा, तो तमस 60-70% हो जाता है और रजस 10% रहता है और सत्व तो रहता ही नहीं, खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। तो
पतंजलि ये कहते हैं कि सत्व की क्वांटिटी ज्यादा रखो माइंड में। तो सत्व की क्वांटिटी, सत्व की बात करने में, मेडिटेशन, योगा, साधना, ये सब करने से सत्व जो है वो बेसिकली ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है माइंड में। जैसे आप कहते हो आज योगा करने का मन नहीं कर रहा, आज जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका तमस एक्टिवेट हो रखा है, ज्यादा बढ़ गया अभी। कल आपका जिम जाने का मन कर रहा था क्योंकि उस वक्त तमस आपका गिर गया था। तो ये साइकिल चलती रहती है। ये एक अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं करोगे, अगर आप इसमें हाथ नहीं डालोगे, तो साइकिल चलती रहती है, ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिक। मतलब कभी इधर मन करेगा, कभी वो मन करेगा, कभी ये मन करेगा। ये मन एक्चुअली तभी करता है जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ट्रेट बढ़ा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल तमस बढ़ा हुआ है तो आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का मन नहीं करेगा, आपको नेटफ्लिक्स देखो, मैथुन करो, इनसे बात करो, उनसे चैट करो, पंचायत करो, ये करो, वो करो, ठीक है। लेकिन कभी आपका रजस एक्टिवेट है तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप जिम जाओगे, आप दौड़ोगे, ये होता है, ठीक है। तो विषिप्त की बात हो रही है अभी। अगर हम विषिप्त में देखेंगे तो इस अवस्था में सत्व गुण के बने रहने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म, वैराग्य, ज्ञान एवं ऐश्वर्य में रहती है। परंतु रजोगुण के बढ़ते ही क्षण में चित्त क्षोभ को प्राप्त हो जाता है, क्षोभ को प्राप्त हो जाता है। यानी इन्होंने कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक जैसे ही आप सत्व पे जाओगे फिर से एकदम से रज आ जाएगा कि अब मुझे दुनिया में राज करना है, तो आप फिर से भागने लगोगे दुनिया में। दुनिया में राज का मतलब वही, आपको बड़ा सिंगर बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, व्हाटएवर, ये सब दुनिया में राज है। इसलिए इस विषिप्त अवस्था को कहा जाता है, इसलिए इसे विषिप्त अवस्था कहा जाता है, यानी विपरीत ऑफ क्षिप्त, ठीक है। यह अवस्था श्रेष्ठ मनुष्यों तथा जिज्ञासु साधकों की होती है। यानी जितने भी ऐसे मनुष्य हैं जो वो कर सकते हैं जो उनका मन नहीं चाहता पर बुद्धि करवाना चाहती है, तो वो कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे मनुष्य हैं हमारे पास, जैसे कृष्णमूर्ति हुए, संदीप महेश्वरी हुए, तो ये इनके पास ये स्विच होता है कि जब चाहे तब वो कर सकते हैं जो जरूरी है, नॉट कि आप जो चाहते हो। जैसे मार्केटिंग सीखना जरूरी है तो सीखना पड़ेगा आपको, उससे ये मतलब नहीं कि मुझे तो प्रोडक्ट से मतलब है। प्रोडक्ट से क्या होता है भाई, मार्केटिंग आपको पता है, मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, तो मार्केटिंग नहीं सीखोगे तो प्रोडक्ट नहीं सही होगा। कई लोग मेरे से बोलते हैं सर हमको सिंगर बनना है। मैंने कहा सिंगर बनना है, मार्केटिंग सीखने का इंटरेस्ट है? कहते हैं नहीं बन पाओगे, लिखवा लो मेरे से। नहीं तो बॉलीवुड ट्राई करते रहो। बॉलीवुड ट्राई करोगे तो किसी के उसमें चले गए, टुकड़ों पे पलना है तो जाओ। और टुकड़ों पे कौन पला? बॉलीवुड में मर्डर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है। जाओ ऐसी दुनिया में जाओ अपने डिजायर को पूरा करवाने में। और एक गाना मिल भी गया तो कौन सा कोई उखाड़ लिया? इतने लोग आए, हाँ हंसी बन गए, जो सिंगर है काश काश यूं होता, वो जो सिंगर है कहाँ गए? कोई ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं? नहीं अरिजीत सिंह ने उखाड़ दी। अरे भैया ऐसे तो लॉटरी भी किसी न किसी एक की निकलती है, तो क्या लॉटरी करने लगोगे? है ना। तो समझने की जरूरत है कि हर एक फील्ड में 2-3-4% लोग होते ही हैं जो उसको देख के चमको मत, 96% देख के चमको, ठीक है। तो अब चक्कर क्या ऐसा रहा कि विषिप्त में क्या होता है कि जब ये विषिप्त मेरे अंदर कैसे आया, जब मैंने 2019-20 में कहानी है ये, कि मैंने देखा मेरे पास पैसे नहीं थे और बहुत दिक्कत हो रही है और यूट्यूब से भी नहीं आ रहा है और रेंट निकालना, ये करना है, तो मैंने गूगल ऐड सीखने चालू किए, फेसबुक ऐड। अब सोचो मेरा बैकग्राउंड इंडियन क्लासिकल का रहा है, मैं 13 साल की उम्र से, वैसे तो मैं 5 साल की उम्र से गाना गा रहा हूँ, लेकिन 13 साल की उम्र से मैंने सीखना चालू किया। मेरा पूरा का पूरा जो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी है ना, वो संगीत में बीती है। स्पिरिचुअलिटी में मेरे को 6 से 7 साल हुए हैं, लेकिन संगीत में मेरे को 14 से 20 साल हो चुके हैं, जिसमें 14 साल तो सीखे हुए हो चुके हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा आदमी जो 2019 में आते आते एकदम से अपने माइंड को बदल कैसे लिया? ऐसे ही बदला। एक तो रीजन ये भी था कि मुझे यही करना है, लेकिन इसको करने के लिए मुझे जो करना है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अब वो इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो समझ रहे हो? तो बेसिकली राग द्वेष जो है वो खत्म हो जाता है ऐसे। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले तो आपको मन पे बहुत ही भयानक कंट्रोल चाहिए। मन को वो हड्डी मिलनी चाहिए जो हड्डी मन चाहता है। तो मन एक कुत्ते की तरह है, वो जाके एक साइड में बैठ जाएगा। मन जो है वो कुत्ते की तरह है, वो साइड में जाके बैठ जाएगा। वो लाइक कुकुर की तरह है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो साइड में जाके बैठ जाएगा। अब उसके बाद आपको जो करना करो,
लेकिन अगर आपने मन खाना नहीं दिया ना, तो वो टाइगर बन जाता है फिर मन, और फिर आपको ही खाएगा वो। और यही हो रहा है लोगों के साथ। लोगों ने टाइगर पाल रखा है, जब तक वो उसको हड्डी मांस दे रहे हैं तब तक टाइगर चुप है। उसको सहला रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, वो दौड़ रहा, वो भी दौड़ रहा पीछे, वो आके पीछे से आपको किस कर रहा है, वो आप उसको किस कर रहे हो टाइगर को। लेकिन जैसे ही टाइगर को खाना नहीं मिला ना, वो आपको खाने लगेगा। ये टाइगर की फितरत है। टाइगर रोकेगा नहीं अपने आप को। ये कुत्ता नहीं है कोई टाइगर, ये मन है आपका, ठीक है। कुत्ता कितना भी भूखा हो कभी अपने ओनर पे अटैक नहीं करेगा, कितना भी भूखा हो। ओनर भले ही खा ले उसको, लेकिन कुत्ता नहीं खाएगा। कुत्ता मर जाएगा लेकिन टाइगर खा लेगा। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है टाइगर के बारे में, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ पढ़ता रहता हूं तो मुझे काफी पता है टाइगरों के बारे में। टाइगर जो है वो बेसिकली खतरनाक होते हैं। दे आर नॉट पेट, दे विल, उनके इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आती है चौथे चित्त की प्रवृत्ति, वो है एकाग्र अवस्था। ये होती है वन पॉइंटेड। जब भी कोई भी एक विषय में आपका ध्यान वन पॉइंटेड हो जाता है, तब बोलते हैं कि ये एकाग्र अवस्था है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप एकदम से बुकी में घुस गए और पूरा दिन निकल गया और बुक ही पढ़ते रहे। कभी आप कोई काम कर रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, कुछ असाइनमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था और मैं बुक कब खो गया उसमें, उसको बोलते हैं एकाग्र अवस्था। मतलब सारा ध्यान आपको वन पॉइंटेड हो जाता है। और ये एक वन पॉइंटेड फोकस जो है बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर वन पॉइंटेड फोकस आपके पास नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अटेंशन फ्लो जो है वो एक डायरेक्शन में जाएगा नहीं, और जब वो जाएगा नहीं तब वो फिर भैया दिक्कत है। क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल आदमी को अगर आप देखोगे, चाहे बिल गेट्स हैं या स्टीव जॉब्स हैं या कोई भी है, तो आप देखोगे ये लोग हमेशा कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं तो उसी डायरेक्शन में कंज्यूम करते हैं जिस डायरेक्शन में उनका अटेंशन बॉल भाग रही है, यानी जो अटेंशन फ्लो है वो भाग रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का। इनर्शिया मतलब होता है ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन। मतलब कोई वस्तु अगर मोशन में है तो वो उसी मोशन में चलती रहेगी जब तक उसको रोका ना जाए। और यही चीज़ जो है वो बेसिकली अटेंशन के साथ है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपने इंस्टा इंस्टॉल कर रखा है, फेसबुक इंस्टॉल कर रहा है, ये आपके अटेंशन को डिविएट करते हैं। आपकी अटेंशन जो है वो भाग रही है। एक अटेंशन ऑटोमेटिकली दिखती नहीं है, ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि अब मेरी अटेंशन कहाँ है, नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको अंदर चलती है। जैसे अभी इस समय जो अटेंशन फ्लो है मेरा, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहता है। तो मैं अगर रेगुलर पॉडकास्ट करता रहता हूं तो मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहता है। लेकिन अगर मैंने पॉडकास्ट करना बंद कर दिया, इसके बारे में पढ़ना बंद कर दिया, तो मेरा अटेंशन जो है वो शिफ्ट की तरफ जाने लगेगा। यानी जो है वो या तो वो पैसे कमाने में, हाँ इसमें जाने लगेगा, पावर खेलने में, आईफोन ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, इसमें जाने लगता है। तो जो अटेंशन है वो अगर रेगुलर उसकी प्रैक्टिस हो रही है तो वो उस अटेंशन का फ्लो जो है वो मेंटेन रहेगा उसी डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो उसको बोलते हैं वन पॉइंटेड फोकस शिफ्ट हो गया। तो इसी को अगर दूसरा टर्म बोलना चाहे तो इसको बोलते हैं वन पॉइंटेड फोकस, एक बिंदु ध्यान, ठीक है, एकाग्र बिंदु ध्यान। तो इसी को एकाग्र बोलते हैं। जब एक ही विषय में वृत्तियों का प्रवाह निरंतर चित्त में बहता रहता है तब इस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं। यह चित्त की स्वाभाविक अवस्था है। इस अवस्था में चित्त में विषयों तथा रज व तम का प्रभाव नहीं रहता। तब वह चमकते हुए स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और निर्मल रहता है। इस अवस्था में सत्व गुण के कारण रज व तम दबकर पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है। साधक का चित्त एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। इसी अवस्था में चिंतन मनन किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में साधक का चित्त शांत हो जाता है। तब यह अवस्था विवेक ख्याति की होती है, यानी बुद्धि, विवेक मतलब बुद्धि। इसी अवस्था को संप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में चित्त एक ही विषय में स्थिर हो जाता है। यह चित्त की निर्मल व स्वच्छ अवस्था होती है। एकाग्र अवस्था में चित्त
में धर्म, ज्ञान एवं वैराग्य की प्रधानता रहती है। इस अवस्था में साधक को स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में चित्त वृत्ति, ये बहुत जरूरी है समझना, इस अवस्था में साधक को स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक ज्ञान होने लगता है। कई लोग कहते हैं सर हाउ टू ऑब्जर्व योर माइंड। माइंड इज अ वेरी सूक्ष्म सटल थिंग। हाउ वुड यू ऑब्जर्व योर माइंड जब आपका ध्यान टिक नहीं रहा एक जगह पे। जब आपका ध्यान टिकेगा एक जगह पे तभी तो आप ऐसी चीज को देख पाओगे ना जो एकदम सूक्ष्म है। भाई विचारों को देखना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। विचारों को देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। और चित्त आपका यानी जो मन है वो बहुत चंचल हो रखा है, तो चंचलता में कुछ नहीं होने वाला, यानी क्षिप्त हो रखा है, यानी मरकट मन है आपका। या तो मरकट है या तो मूढ़ है। मूढ़ों और मरकटों को कभी भी ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड इज अ वेरी सटल थिंग। सटल को देखने के लिए ध्यान बहुत केंद्रित होना चाहिए। हां, आप एक चिड़िया को देखोगे वो स्थूल है, वो ग्रॉस है। आप चिड़िया देख सकते हो, आप पंखे की आवाज सुन सकते हो, आप नीचे जा रहा ट्रक है उसकी आवाज सुन सकते हो। लेकिन आप जब मन की बात करते हो तो मन को समझने के लिए, मन को देखने के लिए सिर्फ बहुत केंद्रित ध्यान होना चाहिए। तो आपको पता ही होगा, तो शांत होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें बोला है कि सूक्ष्म से स्थूल तक सब समझ में आ जाता है। आपने सुना होगा कई लोग मेडिटेशन करते हैं, उनको डाइजेशन होते होते फील होने लगा, डाइजेशन हो रहा है। मतलब हमें डाइजेशन फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म की लेयर होती है। अब जैसे पहली लेयर है, आप मन को और भी लेयर अगर आप करोगे, धीरे धीरे करते करते आपको जो प्राण है वो उसका फ्लो जो है वो फील होने लगेगा, फिर डाइजेशन फील होने लगेगा, फिर आपको किडनी में जो एक्टिविटीज हो रही है वो फील होने लगेगी, आपके इंटेस्टाइन्स में पॉटी निकल रही है, मूव हो रही है, वो फील होने लगेगी। ये धीरे धीरे स्थूल जाता जाएगा। तो सॉरी, सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म हो जाता है। तो धीरे धीरे और केंद्रित हो जाता है ध्यान, और शार्प और शार्प और शार्प। तो जैसे जैसे शार्प होता जाएगा आप सेंसिटिविटी पकड़ने लगोगे। इसी वजह से जैसे कि आप कोई नेगेटिव एनर्जी है आसपास आपके पास, तो अगर आपके पास ऐसे कोई कहीं मान लो किसी रूम में बलात्कार हुआ है और उस बलात्कार होने के बाद हत्या हो गई उस लड़की की, और उसके 2 साल बाद कोई आदमी उसके रूम में जा रहा है जो कि स्थूल विषयी है, यानी स्थूल पे ध्यान देता है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई सटल में होगा, जो सटल ध्यान देता है, यानी सूक्ष्म केंद्रित करके उसने अभ्यास कर रखा है, यानी मेडिटेशन कर रखा है, यानी सूक्ष्म की तरफ उसने पहले काफी ध्यान दिया, तो उसको समझ में आने लगेगा यहां पे कुछ एक्टिविटी हुई थी। कई लोग मंदिर जाते हैं, उनको फील होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, एक तो है कि उनका भ्रम भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हल्का सा सूक्ष्म की तरफ केंद्रित रहते हैं। लेकिन अगर मैं मंदिर जाता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड वे में फील होता है। अगर आप कहीं पहाड़ों पे जा रहे हो तो लोगों को कुछ फील नहीं होता, क्योंकि गांजा पीते हैं लोग, इसी वजह से गांजा पीते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे जाके गांजा पीने का मतलब ही यही है कि आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं पहाड़ पे जा रहा हूं तो ऐसा लगता है पेड़ मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे कुछ फील होता है, मुझे प्लेजर फील होता है, मुझे प्राण फील होता है। तो वो फील होने के लिए एक केंद्रित ध्यान होना जरूरी है। जब ध्यान आपका ब्लंट से शार्प होने लगता है, और शार्प से शार्प और शार्प और शार्प और शार्प और शार्प जैसे होता रहेगा, आपको सेंसिटिव चीजें यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी खुलने लगता है। इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मतलब क्या, कि अगर आपके रूम में कोई प्रेजेंस है तो वो भी आपको फील होने लगेगी। किसी की मौत हुई है तो वो आपको फील होने लगेगा कि ये क्या ये यहां कुछ फील हो रहा है। तो वो होता है बेसिकली इसी से आपको अच्छे से फील होगा कि हाँ, ये आप किसी का चेहरा देखोगे आप समझ जाओगे इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये चीजें होती हैं। तो ये सब कुछ ध्यान का शार्प होने की वजह से होता है, ध्यान ब्लंट हो जाता है। अब 5वीं जो है वो निरुद्ध अवस्था है। इसमें कुछ नहीं रहता, इसमें आपको होने का एहसास नहीं होता है, आप मर जाते हो। मतलब क्या, इट्स लाइक टोटल बेहोशी, खत्म। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि निद्रा की अवस्था और ये अवस्था सेम है, बट ये अवस्था और ज्यादा डेप्थ है, निद्रा से भी और ज्यादा डेप्थ में। इस अवस्था में क्या होता है, निरुद्ध अवस्था में
बुद्धि मर जाती है, चित्त और पुरुष के भेद का साक्षात्कार खत्म हो जाता है। मतलब क्या आपको लगेगा कि अभी मैं आत्मा हूं और मैं शरीर से सेपरेट हूं। जब आप एकाग्र अवस्था में आओगे तो आपको ऑटोमेटिक फील होने लगेगा, आप मिरर में देखोगे, आपको लगेगा कि ये कोई और खड़ा हुआ है। यह है एकाग्र अवस्था। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, मैं इस शरीर से अलग हूं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका लीवर निकाल लें तो क्या आप लीवर हो? आपका किडनी निकाल ले तो आप किडनी हो? क्या आपका पैर काट दे तो क्या आप पैर हो? आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अगर हम एक एक ऑर्गन हटाते जाएं तो इस ढांचे में मैं हूं कहां, क्या हूं मैं इस ढांचे में, इस पूरा का पूरा जो शरीर है इसमें मैं क्या हूं? तो उस चीज की फील आने लगेगी धीरे धीरे आपको। तो इसमें क्या कहा है कि निरुद्ध अवस्था में यह भी फील होना बंद हो जाता है कि मैं अलग हूं शरीर से। ये दो अलग अलग डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब आत्मा ही रह जाती है, कोई आसपास कुछ ज्ञान रहता ही नहीं है। और आत्मा का भी आवाज होना बंद हो जाता है कि मैं कॉन्शियस हूं। तो लाइक एवरीथिंग बिकम्स वन, दैट इज लाइक दैट। इसको थोड़ा समझाना मुश्किल है, बट इसको आप क्लोजली कह सकते हो कि आपको अगर हम एनेस्थीसिया दे दें, पूरी तरीके से आपको बेहोश कर दे, तो वो स्टेट आप कह सकते हो। बट वो स्टेट को इससे कंपेयर मत करना, बिकॉज वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। ये स्टेट अलग स्टेट है। इसमें आपके जो संस्कार हैं उसका डिलीशन होने लगता है। अब यहां पे एक थोड़ा लेवल आना है। देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टिकल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हल्के जैसे जैसे हम डीप जाएंगे, ये आपके एक्सपीरियंस में है नहीं और ये मिस्टिकल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति संस्कारों को लेके पैदा होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप कोई मरता है तो क्या होता है कि जब कोई मरता है तो जो डेटा है वो रह जाता है। वो डेटा क्या है? बेसिकली आपकी हैबिट्स, आपके और संस्कार, ये दो चीजें, आदतें और संस्कार, ये दोनों चीजें रह जाती हैं। और आपकी डिजायर्स, मेन जो है वो आपके डिजायर ही है। उसी से डिजायर से रिलेटेड आपकी आदतें होती। अभी भी आपकी आदतें आपके डिजायर से रिलेटेड है। आपको सिगरेट पीने का मतलब सिगरेट आपका डिजायर है और सिगरेट की आदत आपका आदत है, ठीक है? तो आदतें डिजायर से रिलेटेड ही होती हैं। संस्कार मतलब क्या? किसी को मीठा पसंद है, दैट इज आदत। किसी को इस तरीके से बात करना पसंद है, कोई तेजी से बात कर रहा है, कोई धीमे लिख रहा है, कोई तेज लिख रहा है, ये सब कुछ जो है ये भी हैबिट्स और संस्कार में आ जाता है। संस्कार मतलब संसार में कार्य कैसे करते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कुत्ते को देख के प्यार आता है, जानवरों से प्यार है, ठीक है? ये प्यार है, ये आपकी एक टेंडेंसी है कि आप जानवरों को देखते हो, आपको प्यार आता है, आपको आंसू आने लगते हैं। तो वो चीज भी मरने के बाद रह जाती है। वो चीज भी मरने के बाद रह जाती है। और फिर वो जो पूरा का पूरा गुच्छा है, वो जो हैबिट्स है, वो जो संस्कार है, वो एक और बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस होने लगते हैं। अब यहां पे आदमी कहता है हमारा जन्म हो रहा है, आपका जन्म नहीं हो रहा है। आपके आसपास दो तीन जो परतें हैं, उन परतों को एक नया शरीर मिल रहा है। आपका जन्म नहीं होता है, ना आपका मरण होता है। यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग। उनको लगता है कि यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि मरने के बाद सिर्फ आत्मा बचती है, जो मूलभूत आत्मा है, यानी जो बीज है इस दुनिया का, वो बचता है, तो कोटा में जो स्टूडेंट है वो सुसाइड कर रहा है। आप अभी अपनी बिल्डिंग से छलांग मार दो, आपको कोई आतंकवादी मार के चला गया, आपका एक्सीडेंट हो गया और कोटा में आपने जाके सुसाइड कर लिया, आप लड़की के चक्कर में मर गए, और एक आदमी है जो पूर्ण मृत्यु मरा, यानी 99-100 तक मरा है। तो जो अकाल मरा है और जो काल मरा है, संदीप महेश्वरी का क्या कहना है कि जो अकाल मरा है वो भी साउंड ऑफ साइलेंस है और जो काल मरा है वो भी साउंड ऑफ साइलेंस है। मतलब कोई भेद नहीं है, ऐसा नहीं होता है। साउंड ऑफ साइलेंस तो तब बचेगी जब वो परतें खत्म होंगी, और अगर एक एंगल से देखेंगे तो साउंड ऑफ साइलेंस है। साउंड ऑफ साइलेंस तो रहेगी ही रहेगी, चाहे परत मुक्त है चाहे नहीं है। ये परतें समझना है। हमारे शरीर में 5 परतें होती हैं। पहली परत जो होती है वो है आपका अन्नमय कोश, दूसरी जो होती है मनोमय कोश, तीसरी जो होती है प्राणमय कोश, चौथी जो है वो विज्ञानमय कोश, और 5वीं जो होती है वो आनंदमय कोश। ये 5 कोश
जो है वो साउंड ऑफ साइलेंस से बनी तो है, पर साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है। जो आखिरी में बसता है, वो जो मूलभूत बीज है, उसको तत्व बोला गया है। उसी तत्व को इन्होंने अनंत ध्वनि बोल दिया, उसी तत्व को इन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी दे दी, उसी तत्व को क्वांटम एंटेंगलमेंट के थ्रू समझा जाता है। वो जो तत्व है, वो तत्व इनका कहना है, महेश्वरी जी का, कि मरने के बाद सुसाइड कर लो और तत्व बचेगा। तत्व बचेगा पर परत के साथ, और उस परत में रिकॉर्डिंग होती है हैबिट्स की और संस्कार की, और वो जो हैबिट्स और संस्कार हैं उसके बाद वो किसी दूसरी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। जन्म इंसान का जो होता, मरने के बाद जो जन्म होता है वो कभी भी अनंत ध्वनि का नहीं होता है। जन्म जो होता है वो परत का होता है। वो परत, वो डेटा आप हो। आप अगर ध्यान से अगर अपने शरीर में देखोगे, आप क्या हो? आपकी मेमोरी हटा दें, आपका सब कुछ हटा दिया, स्वाइप आउट, अगर मेमोरी आपकी स्वाइप आउट कर दे, तो आप क्या हो बताओ? कभी सोचना इसके बारे में, चिंतन करना बैठ के कि आप हो क्या। अगर आपकी मेमोरी हटा दें, आपके हैबिट्स हटा दें, आपके संस्कार हटा दें, संस्कार मतलब संसार में करने वाले कार्य, ये हटा दें, तो क्या हो आप? क्या बचेगा? वो जो बचेगा वो तत्व है। क्योंकि वो शरीर में है तो वो इधर उधर देखता रहता है। एक बच्चे का एग्जाम्पल अच्छा है इसमें, क्योंकि बच्चे के ऊपर जो संस्कार है वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। बच्चे के ऊपर संस्कार एक्टिवेट होते हैं 12 के बाद, 11 के बाद। जब बच्चा पैदा होता है तो अगर बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, इधर करवट ले रहा, उधर खड़ा हो जा रहा, उधर ये हो रहा, उधर वो हो रहा, तो आप समझ जाओ कि ये बच्चा बहुत ज्यादा संस्कार लेके पैदा हुआ है। मतलब ये बच्चा जो है, ये इसके अंदर बहुत खुरचन मच रही है। इसका मतलब ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा ये चंचल बच्चा है। और सीधा बच्चा जो है पड़ा रहेगा, वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा, वो ज्यादा रोएगा नहीं। तो समझ जाओ कि उस बच्चे का जो है वो बच्चा उतना शैतान नहीं होगा। जो जितना बच्चा ज्यादा शैतान होता है वो उतना ही ज्यादा हैबिट्स और टेंडेंसीज लेके पैदा होता है, वो उतना ही ज्यादा सफर करेगा। ये भी बात याद रखना। इस दुनिया में कई लोग हैं जिनको आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं है और वो पीसफुल भी हैं थोड़े थोड़े बाकी लोगों से कंपेरेटिवली। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने संस्कार नहीं बनाए अभी तक। ये संस्कार और हैबिट जो है, पतंजलि ये कह रहे हैं कि निरुद्ध अवस्था में आपके पास बटन आ जाता है उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करने का। इसको असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। संप्रज्ञात समाधि में जो बीज है वो बचा रहता है, यानी मेमोरी बची रहती है, टेंडेंसीज बची रहती है, हैबिट्स बची रहती है, डिजायर बचे रहते हैं। और बाकी ऊपर ऊपर जो तरंगे, यानी जो अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी है, जो रेस्टलेसनेस है, ये बेचैनी है, ये खत्म हो जाती है, जो कि एकाग्रता पैदा करती है, वन पॉइंटेड फोकस पैदा करती है। क्योंकि आपका मन जो है वो शांत हो गया, तो ये होता है एकाग्र अवस्था। अब एकाग्र के बाद भी एक और है निरुद्ध अवस्था। इसमें क्या होता है कि आपका जो संस्कार है, यानी जो आपकी वासनाएं हैं, यानी जो हैबिट्स, यानी जो मेमोरी है, जो स्मृतियां हैं, उसका डिलीट बटन आपके हाथ में आ जाएगा। इसी को निर्विकल्प समाधि भी कहा जाता है। इसके बाद आदमी का जो परत है वो डिलीट हो जाती है। अब परत डिलीट हो गई तो तत्व मुक्त हो गया। अब जो बचेगा वो तत्व बचेगा। अब इस इंसान का अगर कहा जाए तो जन्म नहीं होता। लेकिन कई लोग जब जन्म की बात करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जन्म के बाद मतलब हमारा जन्म नहीं होता है। आपके जब आप मरोगे तो कुछ नहीं बचता है सर, सिर्फ और सिर्फ कॉमन कॉन्शियसनेस बचती है जो मेरी और आपकी समान है, नंबर 1। नंबर 2, डेटा बचता है। वो डेटा में डिजायर्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं और ये होते हैं। तो आपका व्यक्तित्व है ही नहीं। ये मत सोचो कि आपकी इंडिविजुअलिटी है, चाहे वो शरीर में है, चाहे वो मर गए हो, तब भी इंडिविजुअलिटी कभी नहीं थी। हम जब जन्म की बात करते हैं, मरण की बात करते हैं, तो इंडिविजुअलिटी बचाने की बात करते हैं। मैं उस एंगल से नहीं बताता हूं। इंडिविजुअलिटी नहीं है आपकी। वो जो पैदा हो रहा है वो डिजायर पैदा हो रहा है, आप नहीं पैदा हो रहे हो। वो डिजायर, वो संस्कार, वो वासना, वो ही ये डिसाइड करती है कि ये लड़का अलग है, ये लड़का अलग है, ये लड़की अलग है। अगर ये डिजायर, वासना और ये सब चीजें टेंडेंसीज हटा दें तो सब बराबर हो जाएंगे। एक लड़का और तीनों में आप मेमोरी हटा दो, तीनों में
सब बराबर हो गए, खत्म हो गए। तो होता क्या है, जैसे आपको आपका नाम याद है, आपका नाम है क्या, चले समर्थ नाम है आपका, समर्थ नाम, तो यहां से योग की शुरुआत होने लगती है। अब आपके पास हाथ में छड़ी आ जाएगी कि उस नाम को डिलीट कर दो, मतलब मेमोरी वाइप आउट कर दो। मतलब आप लिटरली अपनी मेमोरी वाइप आउट कर सकते हो। और मेमोरी वाइप आउट अगर हुई तो यानी संस्कार खत्म होना चालू हुए। संस्कार खत्म होना चालू हुए यानी जो प्रारब्ध कर्म है खत्म होना चालू, प्रारब्ध का सांशित कर्म खत्म होने लगे। जैसे ही सांशित और प्रारब्ध कर्म खत्म होते हैं, उसके बाद वो परत खत्म हो जाती है। इसको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं, इसको महासमाधि भी कहा जाता है कई जगह। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, शरीर छूट जाएगा अपने आप। कहीं आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी, फलाना भगवान ने समाधि ली यहाँ पे, यहाँ समाधि ली, वहाँ समाधि ली, जिससे एनर्जी का विस्फोट हुआ। वहाँ पे मंदिर इसीलिए बनता है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का विस्फोट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतना काम करने में, किसी को बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है। क्योंकि जब आदमी इतना करता है तो एनर्जी लेता है बहुत सारी अंदर, वो पहले, फिर वो निकल पाता है बाहर। और कौन निकल रहा है? तत्व निकल रहा है। कौन वो तत्व? वो जो इस ब्रह्मांड का सोर्स है वो निकल रहा है, आप नहीं निकल रहे हो। ठीक है, आपकी इंडिविजुअलिटी उसी वक्त खत्म हो जाएगी जब आप असंप्रज्ञात समाधि में एंटर कर जाओगे, यानी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। एक बार मेमोरी डिलीट हुई तो आप यानी पार्थ सिंह खत्म, कुछ नहीं बचा। नाम बोलने वाला भी कुछ, लैंग्वेज डिलीट कर दोगे आप, अपना नाम डिलीट कर दोगे आप। डिलीशन का बटन यहां से चालू होता है। अभी आपके पास रिकॉर्डिंग का बटन है, जितनी रिकॉर्डिंग कर रहे हो सब रिकॉर्डिंग स्टोर होती रहती है, और ये सब रिकॉर्डिंग मरने के बाद भी स्टोर रहती है। सब सोचते हैं मर गया तो खत्म हो गया, नहीं। जब आदमी मर गया तो जो गुच्छा है वो बचा हुआ है, वो गुच्छा बचा रहेगा। वो गुच्छा जो है वो डिजायर का जन्म हो रहा है, हैबिट्स का जन्म हो रहा है, आपका जन्म नहीं हो रहा। तो आप कहोगे मैं कहां हूं इन सब में, मेरी क्या वैल्यू, मैं कौन हूं? इसी वजह से मैं कौन हूं का सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं एक्चुअली में कौन हूं भैया। क्या मैं डिजायर हूं, क्या मैं संस्कार हूं, क्या मैं हैबिट हूं, क्या मैं आदतें हूं, क्या मैं प्रवृत्तियां हूं? हैबिट्स को उर्दू में आदत बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रवृत्ति बोलते हैं। क्या मैं प्रवृत्तियां हूं, क्या मैं वासना हूं, क्या हूं मैं? इसलिए यह इंपॉर्टेंट ज्यादा समझना है कि हूं मैं कौन। धीरे धीरे जब आपको समझ में आने लगेगा कि संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब भोग करके देखते जाओगे, लड़की से प्यार करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फिर आप अंतर्मुखी होगे। फिर धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा जहां पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको अक्षिप्त अवस्था में जीना है। तो मैक्सिमम लोग, कृष्णमूर्ति पूरी जिंदगी अक्षिप्त यानी विक्षिप्त, यानी वो थर्ड स्टेट जो मैंने बात करी, जहां पे राग द्वेष खत्म हो जाता है, जहां पे अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जहां पे आप वो कर सकते हो जो मार्केटिंग वाला एग्जांपल दिया कि आप सिंगर हो तो आप मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। यानी घोड़ा आपके ऊपर सवार नहीं है, अब आप घोड़े के ऊपर सवार हो। आप जो माइंड को कहोगे वो माइंड करेगा। इसको विक्षिप्त बोलते हैं। कृष्णमूर्ति पूरी जिंदगी विक्षिप्त अवस्था में जीते रहे। तो कृष्णमूर्ति क्या वापस उनका जो डेटा है वो एक्सप्रेस करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आदमी, यहां पे दो तरीके, एक है कि आप आंतरिक साधना कर करके आप सब डिलीट करो, और एक है कि आप सब कुछ वो करते रहो, क्या बोलते हैं, अछूत करते रहो, या उसको कहते हो नेति करते हो। ये नहीं चाहिए। तो डिजायर से विपरीत आ जाओगे आप। कैसे? कृष्णमूर्ति की जो स्टेट थी मरते वक्त, मरने से पहले, तो वो स्टेट ये थी, उनको मेमोरी उनकी सारी सब कुछ था, सब कुछ सही था, लेकिन उन्होंने क्या किया? ही वॉज एब्सोल्युटली sitting somewhere not wanting anything. This was his state throughout the life. Once he achieved it, not wanting anything, मतलब he doesn't want anything, तो ऑटोमेटिकली वो फेड आउट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग कहते हैं कि डेली रियाज करना चाहिए, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आपका मेंटेन रहेगा। सोचो अगर आप डेली प्रैक्टिस करना बंद कर दो तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है वो गिरने लगता है। इसको बोलते हैं संपर्क तोड़ना। जब आप जिम नहीं जाओगे तो धीरे धीरे आपका जो मसल है वो वापस आने लगेगा और डिटोरिएट होने लगेगा, और जिम से संपर्क बनाओगे तो मसल बनेगा। जिम से संपर्क, तो इसीलिए मैंने बोला है कि संपर्क जो है उसको हटा दो तो खत्म हो जाती है मामली चीजें। तो ये निरुद्ध अवस्था है। निरुद्ध अवस्था वो अवस्था है जहां पे आपको अति सूक्ष्म
और सूक्ष्म के बीच में जो डिफरेंस है वो खत्म होना, वो उसका एहसास होना भी खत्म हो जाएगा। अभी आपको ऐसा लगेगा एकाग्र अवस्था में कि मैं शरीर हूं और ये मैं हूं, दो अलग अलग चीजें हैं। यहां तक आते, यहां पे भी कई लोग तो यही नहीं आ पाए अभी तक। तो अभी तक उनको यही अंदाजा नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है, इसमें क्या बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ 3 लेवल तक अंदाजा है, चौथे लेवल तक अंदाजा नहीं है उनको। तो अगर आप तीसरे लेवल तक ही जी रहे हो, मतलब विक्षिप्त अवस्था में जी रहे हो, तो भी वो बहुत अच्छी अवस्था होती है। इसमें क्या है कि आपके पास कंट्रोल आ गया, आप वो जो जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन ये अवस्था आती कैसे है? ये अवस्था सिर्फ साधना से आती है और आत्मज्ञान से आती है। यही दोनों अवस्थाएं, इसके अलावा कोई अवस्था नहीं है। और डिज़ायर को एक्सप्रेस करने से आती है। ये 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो जब डिज़ायर एक्सप्रेस करोगे तो आप आत्मज्ञान की वैल्यू बढ़ेगी, आत्मज्ञान की वैल्यू बढ़ेगी तो आप साधना करोगे, साधना करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या है नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके अलावा जो है वो आपको हमेशा ये देखना है कि आज मैं कौन सी अवस्था में हूँ। क्या मैं मूढ़ अवस्था में हूँ, क्या मैं विक्षिप्त में हूँ, क्या मैं क्षिप्त में हूँ। विक्षिप्त ऐसा नहीं है कि आती नहीं है बिना साधना के, आती है, लेकिन कभी कभी आएगी, चली जाएगी। आप साधना के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो कि अब इसको लंबे समय तक खींच सकते हो आप। नहीं तो अगर आप कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला, बस वो अपने आप साइकिल चलती रहती है। ये एकाग्र अवस्था तो आएगी नहीं, 1 पॉइंटेड फोकस तो आएगा नहीं। बीच बीच में कभी कभी आ जाएगा, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो या कहीं, तो ज़्यादातर नहीं आएगा। और निरुद्ध अवस्था के बारे में तो बात ही नहीं करनी, मतलब वो तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम साधना के बाद आती है। वो ये निरुद्ध अवस्था जो है एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग हो जाता है, मतलब एवरी टोटल ब्लैकआउट। तो ये है बेसिकली। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको ये देखना है आप कौन सी अवस्था में, और उस हिसाब से आप इस पॉडकास्ट को दोबारा सुन सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा था, ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू, टेक केयर।